दवा या मौत, ड्रग्स की असली कहानी। सोचिए अगर आपको कोई ऐसी दवा दी जाए जो आपका सारा दर्द खत्म कर दे, आपको सुकून दे, आपको बेहतर महसूस कराए, लेकिन धीरे धीरे वही दवा आपकी पूरी जिंदगी को खत्म करने लगे, तो क्या आप उसे दवा कहेंगे या जहर? ये कहानी सिर्फ ड्रग्स की नहीं है, ये कहानी है इंसान की उस सबसे बड़ी गलती की जिसमें उसने इलाज बनाया और वही इलाज एक दिन उसकी बर्बादी का कारण बन गया। नशे की शुरुआत आज की नहीं है। इतिहास में झांके तो करीब 3400 BC में मेसोपोटामिया में अफीम के पौधे को जॉय प्लांट कहा जाता था। लोग इसे दर्द कम करने, नींद लेने और शांति के लिए इस्तेमाल करते थे। जब कोई अफीम लेता था तो उसे शरीर में हल्की गर्माहट, गहरी शांति और एक अजीब सा सुकून महसूस होता था, जैसे सारी परेशानियां कुछ समय के लिए गायब हो गई हों। यही वो एहसास था जिसने लोगों को बार बार उसकी ओर खींचना शुरू किया। धीरे धीरे यह चीन, भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गया और बिना समझे लोग उस एहसास के आदी होते चले गए। 1804 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने अफीम से एक तत्व अलग किया, मॉर्फिन। इसे उस समय भगवान की दवा कहा गया क्योंकि ये दर्द को तेजी से खत्म करती थी। जब घायल सैनिकों को मॉर्फिन दिया जाता था तो कुछ ही मिनटों में उनका असहनीय दर्द गायब हो जाता था। साथ ही उन्हें हल्की नींद, एक सुखद झपकी और शरीर में आराम का एहसास होता था। लेकिन यही राहत धीरे धीरे मानसिक निर्भरता में बदलती चली गई। सैनिक सिर्फ दर्द के लिए नहीं बल्कि उस सुकून के लिए भी इसे लेने लगे। यही वो मोड़ था जहां इलाज लत में बदलने लगा। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने मॉर्फिन का सेफ विकल्प बनाने की कोशिश की। 1874 में एक नई दवा बनाई गई, हेरोइन। 1898 में जर्मनी की कंपनी बेयर ने इसे बाजार में उतारा और दावा किया कि मॉर्फिन से ज़्यादा सुरक्षित है और इसकी लत नहीं लगती। जब लोग हेरोइन लेते थे तो उन्हें अचानक एक तेज यूफोरिया यानी खुशी की लहर महसूस होती थी, जैसे सारी दुनिया हल्की हो गई हो, दिमाग पूरी तरह शांत हो गया हो और शरीर में गहरा सुकून भर गया हो। यही तेज और तीव्र खुशी कुछ ही समय में खत्म हो जाती थी, लेकिन उसका असर इतना गहरा होता था कि लोग उसे दोबारा महसूस करना चाहते थे। धीरे धीरे यह चाह ज़रूरत बन गई और ज़रूरत लत। हेरोइन मॉर्फिन से भी ज़्यादा तेज़ी से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने लगी। कुछ ही सालों में यह पूरी दुनिया में फैल गई और 1920 तक कई देशों को इसे बैन करना पड़ा। लेकिन तब तक यह गलियों और अपराधों की दुनिया में पहुंच चुकी थी। इसी दौरान कोकीन भी तेज़ी से लोकप्रिय हो रही थी। साउथ अमेरिका के कोका पौधे से निकाली गई ये ड्रग शुरुआत में एनर्जी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल की गई थी। जब कोई कोकीन लेता था तो उसे तुरंत ऊर्जा का विस्फोट, आत्मविश्वास में वृद्धि और दिमाग की तेजी महसूस होती थी, जैसे वह कुछ भी कर सकता है। थकान गायब, डर खत्म और एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस। यही कारण था कि कलाकार, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि अपराधी भी इसका इस्तेमाल करने लगे। यह एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। शुरुआती समय में मशहूर ड्रिंक कोका कोला में भी बहुत कम मात्रा में कोकीन मिलाई जाती थी। उस समय इसे ब्रेन टॉनिक माना जाता था, जो दिमाग को तरोताज़ा करता था। लेकिन जब इसके खतरनाक प्रभाव सामने आए, जैसे कि दिल की बीमारी, मानसिक असंतुलन और तेज़ी से बढ़ती लत, तो कंपनी को इसे अपनी ड्रिंक से हटाना पड़ा। लेकिन जब इसका असर उतरता था तो व्यक्ति को थकान, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और खालीपन महसूस होता था। इस खालीपन को भरने के लिए यह फिर से ड्रग लेता था और यही चक्र उसे लत की तरफ ले जाता। 1980 के दशक में जब क्रैक कोकीन आया तो यह और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। इसका असर और तेज़, लत और भी ज़्यादा जल्दी लगती थी। कुछ सेकंड में ही दिमाग में तेज़ खुशी की लहर दौड़ जाती थी, लेकिन उतनी ही तेज़ी से यह खत्म भी हो जाती थी। इसके बाद व्यक्ति गहरे खालीपन और बेचैनी में चला जाता था, जिससे बचने के लिए वह बार बार इसका सेवन करता था। यही वजह थी कि यह ड्रग बहुत कम समय में लोगों को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेता था। 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका में जब लोग मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव में जी रहे थे,
तब एक परफेक्ट लाइफ का सपना बेचा जा रहा था। परफेक्ट घर, मुस्कुराती हुई महिलाएं, खुशहाल परिवार। लेकिन इस चमक के पीछे छुपी सच्चाई अलग थी। लाखों महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियां, सामाजिक अपेक्षाओं और अकेलेपन के कारण मानसिक दबाव और घुटन महसूस कर रही थी। इसी दौर में ट्रैंकुलाइजर और वैल्यूम जैसी दवाएं आईं। इन्हें लेने के बाद व्यक्ति, खासकर महिलाएं, कुछ समय के लिए शांति, सुकून और मानसिक राहत महसूस करती थी। लेकिन धीरे धीरे यही राहत एक निर्भरता में बदलती गई और एक पूरी पीढ़ी इन दवाओं की आदी हो गई। इसके बाद एम्टामाइन्स और ADHD की दवाइयों का दौर आया। एडरल और रेटालिन जैसी दवाइयां लेने पर लोगों को एकाग्रता, तेज दिमाग और ऊर्जा का अनुभव होता था। छात्र रात रात भर पढ़ाई करने के लिए इन्हें लेने लगे। शुरुआत में ये दमदार और मददगार लगी, लेकिन धीरे धीरे शरीर इन पर निर्भर होने लगा। बिना दवा के थकान, ध्यान की कमी और सुस्ती महसूस होने लगी, जिससे लोग बार बार इनका सहारा लेने लगे। 1990 के दशक में जब ऑक्सीकॉन्टिन जैसे पेनकिलर्स आई तो उन्होंने एक अलग ही तरह की लत पैदा की। इन्हें लेने के बाद व्यक्ति को गहरा आराम, दर्द से पूरी राहत और एक मानसिक सुकून मिलता था। इन सभी दवाओं और ड्रग्स का असर सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, इन्होंने पूरी सोसाइटी को अंदर से खोखला कर दिया। परिवार टूटने लगे, अपराध बढ़ने लगे, मानसिक बीमारियां बढ़ने लगी और एक पूरी पीढ़ी अपनी क्षमता खोने लगी। आज भी दुनिया के बड़े देशों में स्थिति चिंताजनक है। अमेरिका में लगभग 15 से 20% लोग किसी न किसी सब्सटेंस अब्यूज से प्रभावित हैं। यूरोप के कई देशों में 10 से 15% युवा नशे की चपेट में हैं और भारत में भी लाखों युवा इस जाल में फंस चुके हैं। अब सवाल उठता है कि यह सब भारत तक कैसे पहुंचा? ग्लोबलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग और बदलती जीवन शैली के कारण आज भारत में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब सामने आता है एक सवाल कि लोग नशा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ समय के लिए अपने दर्द से छुटकारा चाहिए होता है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। लेकिन सच्चाई यही है कि नशा कभी समस्या का समाधान नहीं होता। ये सिर्फ कुछ समय के लिए आपको सुकून जरूर देता है, लेकिन बदले में आपकी पूरी जिंदगी छीन लेता है। और शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि नशा मुक्ति की इस लड़ाई में आर्य समाज ने एक बहुत बड़ा कदम जमीन से जुड़ा उठाया। साल 2016 में शुरू हुए मशाल अभियान के माध्यम से दिल्ली के 1273 से ज्यादा स्थानों पर सभाएं कर लगभग 43,000 लोगों से सीधा संवाद किया गया और हजारों युवाओं तक जागरूकता पहुंचाई गई। बढ़ते नशे को देखते हुए शराबबंदी के लिए सरकार को 73 पत्र लिखे गए, करीब 18,000 लोगों का सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया और जरूरत पड़ने पर विरोध प्रदर्शन व सत्याग्रह भी किए गए। लेकिन ये पहल सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं रही। नशे से प्रभावित परिवार की महिलाओं को संभालने के लिए आर्य महिला सेवा समिति, आर्य महिला स्वरोजगार प्रकल्प और आर्य महिला लघु ऋण योजना जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इन पहलों के तहत महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है, मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं और उन्हें हवन व वैदिक परंपराओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि उनमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित हो। इसके साथ ही स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, जिनके तहत 121 महिलाओं को करीब 15 लाख रुपए तक का लोन दिया गया। और खास बात यह है कि इसका 100% रीपेमेंट हुआ है। इन महिलाओं को घर बैठे काम जैसे पुराने कपड़े से पायदान बनाना दिया जा रहा है ताकि वे अपना पुराना लोन चुका सकें और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकें। ये सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जिसके बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि अगर समाज को सच में नशा मुक्त बनाना है तो ऐसे कामों की जानकारी और भागीदारी दोनों जरूरी है, क्योंकि एक सही कदम न सिर्फ आपकी बल्कि किसी और की जिंदगी भी बचा सकता है। अंत में बस इतना याद रखिए, इंसान ने दर्द मिटाने के लिए दवा बनाई थी, लेकिन जब दवा हद से गुजर गई तो वही दवा जहर बन गई।